तो गाइस, आज मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। आगे हम जिन्हो को देखते हैं जिसे उसकी बहन का फोन आता है और वह उसे याद दिलाती है कि आज उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना था, जहाँ जिन देखती है कि वह काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। मैं तो बस टीचर्स और स्कूल के सामने थोड़ा रिस्पेक्टेड लगना चाहता था। प्रोफेशनल की सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू होने लगी है। जिना उसे याद दिलाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या वो उसे अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती है। तुम मेरे सामने ज्यादा फ्री मत हो, समझी ना। वैसे भी तेरी सारी दोस्त बदसूरत है, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड है। इसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है, जहां वो उसकी छोटी बहन की तारीफ ही करे जा रही थी कि वो कितनी बड़ी रोल मॉडल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो उसे यह भी बताती है कि जैसे उसके एग्जाम स्कोर आए हैं, वो किसी भी मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है। लेकिन उसकी टीचर को सिर्फ एक ही फिक्र थी, क्या अगर तुम्हारी बहन की अवेगनिंग होती है तो तुम उसे हंटर बनने दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद हम सांगी को देखते हैं, जो कि सामने जिन्हो को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि वो जिन का भाई है, लेकिन सांगी को पहले ही पता है कि वह क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि चाहे वो टीचर जितना मर्जी कहे, वो वापस स्कूल नहीं आने वाली और हंटिंग तो कतई नहीं छोड़ेगी। सुन बेबन मुद्दी, तो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, तेरी रोजी रोटी हंटिंग करने से नहीं चलने वाली। तो सांगी कहती है कि वो भी तो एक ई रैंक हंटर है ना। मैं असल में तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहने आया हूँ, मेरे साथ चलो। वही हम एयरपोर्ट पर हम वो को देखते हैं, जो कि उसी चिंदी चोर हांग के छोटे भाई का स्वागत करता है, जिसका नाम डंग सू है। क्या तुम उन दो हंटर से मिलने आए हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मिलने नहीं, बदला लेने आया हूँ। मैं उन्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, वो भी एक डंजन में, ताकि किसी को कुछ ना पता चले। तुम और तुम्हारी सर्वे टीम सिर्फ एक्टिंग करना कि तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, अगर तुम जैसे चूहों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो बात अलग है। मेरा काम सिर्फ उन हंटर्स को मॉनिटर करना है जो पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद डंगसू वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन में उस एक एंट की बॉडी को उतारा जा रहा था। प्रेसिडेंट, हमें कुछ खतरनाक चीजों पता चली है। एवोल्यूशन की वजह से रेड पर एंट्स के पास विंग्स आ गए हैं, जिसका यूज करके वह ट्रेवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वो थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो और इन्वॉल्व होते हैं तो जाजू आइलैंड से यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वे यहाँ आ गए तो हमारा पूरा नेशन तबाह हो सकता है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिन्हो सांगी को एक डंजन रेड पर लेकर आया है, जिसमें उसकी मदद आने वाली है। असल में नए हंटर्स के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और जिन्हो के कहने पर उसने जिन और सांगी को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है। वो बात कर ही रहे थे कि स्ट्राइक टीम का टैंक उन्हें रोक देता है, जो इंतजार कर कर के थक गया था। उसका नाम किम चू है, जो कि एक ए रैंक टैंक है, और इस मिशन का लीडर भी। तुम मुझे बेबी सिटिंग का काम दे रहे हो, वो भी 2 ही रैंक्स का। किम चू के अलावा स्ट्राइक टीम में 5 बी रैंक्स भी है और 2 सी रैंक्स। जब इसे पता चलेगा कि डंजन कितना खतरनाक होता है, तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी। इसके बाद सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हो को कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि वो डंजन गेट अचानक से रेड कलर का हो जाता है। जिन्हो सांगी के साथ वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता। तो वो आंस से कहता है कि वह मदद लेकर आए, और
डंजन वापस से जिन्हों को अंदर खींच लेता है। जब बाइक को यह पता चलता है वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एक सी रैंक गेट का रेड कलर में बदलाना इम्पॉसिबल है और वो खुद इस चीज को चेक करना चाहता है। वही डंजन में सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गेट डिसअपियर्ड गेट की वजह से है। रेड गेट एक ऐसा डंजन में लेकर जाता है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है और यहाँ से तब तक बाहर नहीं जाया जा सकता है कि तब तक कि डंजन को बॉस न हार जाए या फिर यह डंजन खुद टूट जाए। और ऐसे डंजन में बाहर से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ सकता। तभी एक तीर उड़ता हुआ सांगी के पास आता है, लेकिन जिन्हों अपने हाथ से उसे रोक देता है। जिन्हों ने सांगी को बचा लिया था, लेकिन एक और हंटर उस तीर की वजह से मारा जाता है। हम देखते हैं कि यह हमला आइसेल्स ने किया था। वो उतनी दूर से हमला कर रहे थे कि कोई एवरेज हंटर उनके अटैक को तो पता ही नहीं लगा पाता, लेकिन जिन्हों कोई नॉर्मल हंटर नहीं था। इन सब ने जानबूझकर हमारे कमजोर हंटर पर हमला किया। वो एल्स कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वही जिन्हों भी काफी गुस्से में था। वही अपनी लोकेशन रिवील होने की वजह से वो एल्स वहां से चले जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक रेड गेट है। हमारी मदद करने बाहर से कोई नहीं आने वाला, और क्योंकि मैं ही सबसे हाई रैंकर हूँ, तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। और इतने बड़े ग्रुप को मैं कमांड नहीं कर सकता, तो हम 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं मेरे साथ चलो। लेकिन वो सिया, उसने निचले रैंक वालों को अपने साथ आने नहीं देता। तुम लोग सिर्फ हम पर बोझ ही बनोगे। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें तुम्हें छोड़ना ही होगा। यहाँ का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। ऐसे में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। दुनिया का यही दस्तूर है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर सकता है। लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर किम के ग्रुप को छोड़कर जिन्हों को ज्वाइन कर लेती है। किम को उस एरो के बारे में तो पता भी नहीं लगा, पर तुमने उसे अपने हाथों से रोक दिया। तुम एक ई रैंक हंटर तो हो ही नहीं सकते। आपको लगता है जिन्हों या तो ए रैंक हंटर है या फिर उससे भी ऊपर। इसके बाद वो दोनों टीम्स अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाती है। किम को आगे जाने पर पता लगता है कि ये एरिया आइस बेयर का है। जिन्हों का ग्रुप तो मारा ही जाएगा। 1 सेकंड, उसके ग्रुप में एक बी रैंक है और एक सी रैंक। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसका लीडर कोई ई रैंक है। तभी उसके ग्रुप का सामना 3 बेयर से हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किम इतना उछल क्यों रहा था। उसके ऊपर जब एक बेयर हमला करता है, उसके पंजे ही टूट जाते हैं और किम चू अगले ही पल उसे बीच में से काट देता है। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी 2 बेयर्स जिंदा है। वही जिन्हों के ग्रुप में पार्क नोटिस करती है कि उनके चारों तरफ भालू के पंजों के निशान हैं। हम भालू के इलाके में है, हमें वापस चलना चाहिए। हम इसलिए सिर्फ आगे बढ़ेंगे अगर हम भालू के इलाके में हैं, यानी हमें सिर्फ उनसे ही संभल कर रहना होगा। आइल्स जैसे समझदार दुश्मन से भालू से लड़ना बेटर है। पार्क हैरान हो जाती है कि वो इतना आगे की सोच रहा है और वो उससे माफी मांगती है। जिन्हों पार्क के लिए एक कोट निकालता है और सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने अभी सनी मैजिक यूज किया, क्योंकि हाई लेवल हंटर्स भी 2-3 छोटी मोटी चीजों से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। वही जिन्हों उन सभी के लिए एक कोट निकाल देता है और सांगी सोचने लगती है कि आखिर जिन्हों है कौन। जिन्हों उसे अपनी असली पावर नहीं बताता और यहाँ से उसे लाने के लिए माफी मांगता है। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और तुम सबको भी
लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम में से कोई भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तभी उनके सामने भी एक बेयर आ जाता है और जिन्हों उससे लड़ने के लिए अपने वल्फ असल इन टाइटल को सेलेक्ट कर लेता है। वही डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बाइक पहुंचा हुआ है, जो दिखता है कि रेड गेट पूरी तरह से सील हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हंटर्स की सेवा करना ज्यादा चांस है, लेकिन अंत में सारी चीजें किमचू पर ही डिपेंड करेगी। असल में एक और हंटर है जो उन्हें बचा सकता है। मुझे लगता है कि उसकी रीअवेनिंग हुई है, पर यह चीज अभी कंफर्म नहीं है। तभी वहां पर डंगसू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जरिश डिक्शनरी नहीं है। तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि एक ई रैंक हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड में के गेट में क्या कर रहा है। बैंक हैरान हो जाता है कि उसका टारगेट एक ई रैंक हंटर है। वही डोंगू का भी दिमाग खराब हो जाता है। मैं अमेरिका से उड़कर इसीलिए नहीं लिए आया था। वो छछुंदर इस गेट के अंदर फंसा पड़ा है। वो तो मेरे बिना कुछ किए ही इसके अंदर मर जाएगा। जिन्हों तो काफी लकी है, जब तक वो अंदर है डोंगसू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर क्या वो वहां से जिंदा भी आ पाएगा? वही डंजन में सभी लोग हैरान खड़े थे, क्योंकि जिन्होंने अकेले ही उन आइस बेयर्स को हरा दिया था और उसने एक नहीं दर्जनों बेयर्स को हरा दिया था। और रात को वो सभी लोग बेर मिट्टी की पार्टी कर रहे थे। वही वो दोनों लड़कियां हैरान थी, क्योंकि इतने सारे बेयर्स को मारने के बाद भी जिन्हों ट्रेनिंग करने गया था। दूसरी तरफ हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि असल में सीधा बेयर्स के घर के अंदर गया था और वह उन सबको वहीं पर ठिकाने लगाना चाहता है, जिसके लिए वह अपनी आर्मी को समन करता है। यह तुम्हारा पहला मिशन है, सारे बेयर्स को खत्म कर दो। जिसके बाद जिन्हों की आर्मी और उन बेयर्स के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। वो बेयर्स काफी पावरफुल है, लेकिन जिन्हों की आर्मी भी कुछ कम नहीं है। मेजेस भी अपना पूरा काम कर रहे थे और जब बेयर्स कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं, वो वापस से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अनडेड है। जितना मैंने सोचा था, यह तो उससे भी बेहतर कर रहे हैं। हाँ, पर मेरी एचपी कम खत्म हो रही है। वो यह सब सोच ही रहा था, तभी उन बेयर्स का लीडर सामने आ जाता है, जिसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी और वह आसानी से उन सोल्जर्स के झुंड को हराता जाता है और वह अपनी रोर से ही सारे सोल्जर को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जिन्हों का भी माना 0 पर आ जाता है। उसके सारे शैडो सोल्जर्स पलक झपकते ही खत्म हो गए थे और अब उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें सामना कर सके। तो जिन्हों उसे बेयर से लड़ने के लिए इग्रिस को भेजता है। वो बेर झट से इग्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन इग्रिस के सामने वो बेर भी नहीं टिक पाता। इग्रिस उसके साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था जैसी उसने जिन्हों को कुटाई की थी और वो हमला करके उसे अपने घुटनों पर ला देता, जिसके बाद वो उस लड़ाई को उस बेयर्स की गर्दन काट के खत्म कर देता है। इग्रिस तो सच में काफी ताकतवर है। अगर हमारी लड़ाई के वक्त उसके हाथ से तलवार नीचे ना गिरी होती तो मैं तो डेफिनेटली मारा जाता। जिन्हों रियलाइज होता है कि वो अब जाकर इग्रिस के लेवल पर आया है, या शायद मैं अब भी उससे कमजोर ही हूँ। इग्रिस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है, जिन्हों उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किमचू को देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलिट्स को जरूर ज्वाइन करूंगा। लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर उसकी फटने लगती है और वो आइसेल्स के बचे कुचे ग्रुप को भी मार डालता है। उसका थोपड़ा देखकर किमचू की फट जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और उसे भागता हुआ एल्प्स का लीडर भी देख रहा था।